इस पर बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने विचारक और शीर्ष राजनीतिज्ञ गोविंदाचार्य जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंदाचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। और मुझे लगता है इस वक्त जो स्थितियां चल रही हैं उस पर आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप बीजेपी को भी बेहतर तरीके से समझते हैं और राजनीति को भी। सबसे पहले राजनाथ सिंह का ये इस्तीफा देना क्या दिखाता है? आप इसकी एनालिसिस किस तरह से करते हैं? देखिए, राजनीतिक दांव पेंच में ही पार्टी इतनी बुरी तरह भाजपा फंस गई है। सामान्य कार्यकर्ता तो इससे बहुत संभ्रमित और उदास है, और इसमें अनिर्णयात्मकता बढ़ने से यह संभ्रम तो और बढ़ जाता है। इसके कारण मनोबल और गिरता है सामान्य समर्थकों का। ये तो साफ बात है। ऊपर के लोग क्या दांव पेंच करते हैं इसका अंदाज तो सामान्य कार्यकर्ताओं को रहता नहीं। लेकिन इस वक्त जो दांव पेच चल रहे हैं उसका अंदाज आपको तो लग रहा होगा। नहीं, अभी अभी आपने ही कहा है कि राजनाथ जी का इस्तीफा राजनीतिक दांव है, उसके कारण वे कई निशाना साध रहे हैं। तो आपने ये भी कहा है कि अडवाणी खेमा इसको भांप चुका है। ये सब दांव प्रतिदांव तो मेरे सरीखे ही व्यक्ति गया, सामान्य लोग सभी समझने लगे हैं, पब्लिक सब समझती है, ऐसा मेरी आस्था है। राजनाथ सिंह जिन्होंने लोकसभा चुनाव की करारी हार हो, उसके बाद लगातार बीजेपी को बहुत झटके लगे हैं। हम अगर जनता की अदालत में देखें तो या तो बीजेपी का मैनेजमेंट सही नहीं रहा, जनता ने नकारा कई जगहों पर, जिस तरह से गठबंधन होने चाहिए थे या जो कुछ चुनावी तिकड़म होनी चाहिए थी वो करने में नाकाम रहे, और जाहिर सी बात है नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार होता है। आपको नहीं लगता कि बहुत पहले ये सब कुछ होना चाहिए था? और राजनाथ सिंह अब तब जबकि एक महीना भी बमुश्किल उनके कार्यकाल को बचा है, वो ये इस्तीफा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे लोग हों। वो दिखाना क्या चाहते हैं? इसीलिए इसमें से कोई नैतिक ताकत उभरती हुई नहीं दिखती है, और जब जो समय रहता है उस समय वो काम नहीं होता तो उसके कारण संभ्रम भी पैदा होता है। इसलिए अब सामान्य कार्यकर्ता इन सारी उलझनों में उदास और तटस्थ भाव से बैठा है, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते भूमिका नहीं अदा कर रही है। संसद का सत्र भी शुरू हो गया है। ऐसे में देश अराजकता की लपट में झुलसे ये खतरा है। ज्यादा चिंता तो वो है कि देश का शक्तिशाली विपक्ष ऐसा हतबल होकर पड़ा रहे, ध्वस्त रहे। चिंता का विषय तो वो है। देश का शक्तिशाली विपक्ष, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये शक्तिशाली विपक्ष बिल्कुल भी शक्तिशाली फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है, बेहद कमजोर है। क्या इसकी वजह नेतृत्व की कमी है? कई बड़े चेहरे जो बीजेपी में पहले हुआ करते थे, बीजेपी से उनकी दूरियां हैं, ऐसी तमाम बातें, इन पर मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन उससे पहले एक और मसला, एक और मुद्दा जो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि फिर से एक राहत की खबर ला सकता है, ताकत को बढ़ा सकता है, या बीजेपी के लिए उलझन भी पैदा कर सकता है। कभी बीजेपी में रहे कई नेता फिर से बीजेपी से जुड़ने के लिए बेताब हैं। इनमें उमा भारती हैं, कल्याण सिंह है, ऐसे कद्दावर नेता शामिल हैं जिनकी बीजेपी में तूती बोलती थी। उमा और कल्याण ने खुद की सियासी हैसियत को जनता के दरबार में नापने की भरसक कोशिश की, लेकिन जब नतीजा कुछ नहीं निकला तो ये नेता एक बार फिर बीजेपी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। उमा भारती और कल्याण सिंह को जब उनका सियासी रसूख पार्टी से ज्यादा लगने लगा तो दोनों ने पार्टी को न सिर्फ छोड़ा बल्कि उसकी जड़ें खोदने की पूरी कोशिश की। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में उमा भारती ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका ये भ्रम उस वक्त टूट गया जब वो खुद विधानसभा चुनाव में न सिर्फ बुरी तरह हारी बल्कि प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। कमोबेश यही हाल उत्तर प्रदेश की सियासत में कल्याण सिंह का हुआ। बीजेपी को जमींदोज करने की बात कहने वाले कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह यादव का हाथ थामा। दोनों ने 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में एक दूसरे का भरपूर साथ भी दिया, लेकिन वो करिश्मा नहीं हो पाया जिसकी दोनों को उम्मीद थी। रिश्तों में कड़वाहट और ज्यादा उस वक्त हुई जब मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव फिरोजाबाद से चुनाव हार गई। बस क्या था, मुलायम सिंह यादव ने ऐलान कर दिया कि कल्याण सिंह से उनका लेना देना नहीं है। कल्याण ने भी फौरन उसी बीजेपी के गुणगान शुरू कर दिए जिसे वो दुश्मन नंबर 1 मानते थे। मैं मानता हूं कि मेरे अलग हटने से भाजपा का नुकसान हुआ। मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं कि भाजपा को जो मेरे हटने से नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कैसे हो जाए। बाहर रह करके भी भाजपा को मजबूत करने की आवश्यकता होगी तो करूंगा। अब ये दोनों ही नेता चाहते हैं कि वो किसी तरह बीजेपी से जुड़े। इसके लिए बाकायदा उमा भारती ने एक लेटर लिखकर
एनडीए से जुड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो कल्याण की बातों से ही सब कुछ जाहिर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। ऐसा भी कहा जाता है, अप्लाई वहां कीजिए जहां पर वैकेंसी हो। इस वक्त जबरदस्त वैकेंसी है बीजेपी में अच्छे और कद्दावर नेताओं के। उमा भारती और कल्याण सिंह दोनों कितने बड़े नाम रहे हैं बीजेपी के लिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। गोविंदाचार्य जी, इन दोनों के बारे में मैं आपसे कोई सवाल करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, अगर बीजेपी को आपकी जरूरत पड़ती है तो क्या आप दोबारा उसका दामन थामेंगे या उसको सहारा देंगे? मैं अपने काम में लगा हूं, भारत परस्त, गरीब परस्त राजनीतिक ताकत के उभार की दृष्टि से भी प्रतिबद्ध हूं, लेकिन मेरा अपना तय है कि मैं सत्ता या दल की राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरे काम का राजनीति पर असर पड़ेगा, मूल्यों और मुद्दों पर राजनीति वापस हो, इस दिशा में भी मेरा प्रयास रहेगा। थिंक टैंक की आपकी भूमिका, आप वैसे भी विचारक के तौर पर या आपकी राजनीतिक समझ ही बीजेपी के काम आती थी, क्या वो भूमिका अगर दोबारा मिलती है तो उसको ले पाएंगे आप? मैं मानता हूं कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, देश के बारे में विचार करने की जरूरत है, दल के बारे में विचार करने की कम जरूरत है, और मुझे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने तो बहुत होशो हवास में सकारात्मक मानस से अपना रास्ता बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक कामों का लिया हुआ है। मैं उसमें लगा हूं। मुझे न भाजपा में जाने की इच्छा है, न भाजपा के बारे में सोचने की फुर्सत है। मैं अपने काम में लगा हूं। चलिए, ये आपकी बात हुई। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं समझ गया आपकी बात को, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया अपनी बात को, अपनी भूमिका को। आपके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो अपने बातों में, अपने बयानों में साफ कर रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं और उन्हें बीजेपी की जरूरत भी इस वक्त है। उमा भारती और कल्याण सिंह साहब, जिनका अभी जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में किया, इनका राजनीतिक भविष्य आप राजनीतिक विचारक के तौर पर क्या देखें? मैं आपके राजनीतिक विश्लेषण, चुनावी विश्लेषण से भी असहमत हूं। मध्य प्रदेश में सामंतवादी ताकतों की जीत हुई, जिसमें सुरेश पचौरी भी हार गए और उमा भारती भी हार गई। उसमें कोई कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई ही नहीं थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों की सामंतवादी ताकतें एकजुट हो गई थी, जिसका खामियाजा सुरेश पचौरी, उमा भारती दोनों को भुगतना पड़ा था। इसलिए उसका सतही विश्लेषण उचित नहीं रहेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, श्री कल्याण सिंह जी के कारण 6-7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई और खुद कल्याण सिंह भी चुनाव जीत गए। भाजपा 6-7 सीटें उनके कारण हार गई। इसलिए वैसे भी हाशिए पर सोचना ठीक नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि श्री कल्याण सिंह अतीत के हो चुके हैं, और जितनी बार उन्होंने अभी इस बीच मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी दोनों ने राजनीति के अवसरवाद का चरम अभिव्यक्ति उन्होंने प्रस्तुत की है इस बार, और पब्लिक ये सब भी समझती है। जहां तक फिरोजाबाद के हार की बात है, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से वहां के मतदाताओं के स्वाभिमान का संरक्षण नहीं किया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोग नाराज थे कि वहां के सांसद जीतने के बाद तो बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए भी नहीं आए थे। ऐसे बहुत से कारण हो जाते हैं जिसके कारण जाति से ऊपर उठकर मतदाताओं ने राज बब्बर का समर्थन किया और श्रीमती डिम्पल यादव का विरोध कर दिया था। इसलिए उसको भी बहुत सोचने की जरूरत है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, बाकी सीटों में क्या हश्र रहा कांग्रेस का और बीजेपी का, पर अब ये देखना होगा गोविंदाचार्य जी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मेरा सवाल ये अब भी बरकरार है और ये समय बताएगा कि उमा भारती और कल्याण सिंह की जो कोशिश है वो तो सबके सामने है, वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी इस पर क्या रुख लेती है, और जिन्होंने पार्टी की जड़ें खोदने में बहुत अहम योगदान निभाया तमाम चुनावों में, उनके प्रति पार्टी का क्या रुख रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। आपने हमसे बातचीत की, तमाम विचार रखे अपने, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। राजनीतिक चिंतक और पहले बीजेपी के थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य, जिनका साफ कहना है कि उनकी बातों से ये लग रहा था कि अगर कल्याण सिंह और उमा भारती आना चाहते हैं तो इससे पार्टी में कोई बुराई नहीं होगी और पार्टी को इससे फायदा होगा। इशारों में उन्होंने ये बात कही है।